राम राम राजस्थान। मैं महिपाल सिंह लक्ष्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। आज के इस वीडियो में साथियों हम चर्चा करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारा नेबर कंट्री है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं और पाकिस्तान में क्या धुआं धुआं हो रहा है। क्या पूरा मुल्क धुआं धुआं हो जाएगा या पूरा मुल्क गर्दे में उड़ जाएगा। आप मेरे पीछे दो तस्वीरें देख रहे हो, एक तो ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है। इस तस्वीर में इमरान खान के समर्थक इमरान खान के जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में आर्मी हेडक्वार्टर पे जाते हैं और वहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि सेना कुछ नहीं करती। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आज की जो वहाँ की सरकार है, हुकूमत है, उनके समर्थक सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस यहाँ भी कुछ नहीं करती। तो पाकिस्तान के दो बड़े इंस्टीट्यूट जो देश को चलाते हैं, आर्मी और न्यायपालिका कोर्ट, का इकबाल ये है कि जनता उनकी सुनती नहीं है। इकबाल का मतलब कि जनता आपकी बात मानती है कि हाँ राज है। राज और काज का जो रोब था वो ख़त्म हो चुका है। पूरा मुल्क सड़कों पे आ चुका है। पाकिस्तान के ये हालात क्यों हुए और पाकिस्तान आगे किन हालातों में जा सकता है, क्या परिस्थितियाँ सुधरेगी या और बिगड़ेगी तो कितना बिगड़ेगी, और वो परिस्थितियाँ अगर बिगड़ती है तो हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। पड़ोसी कोई भी हो, अगर उसकी परिस्थितियाँ ख़राब होती है, बेहतर होती है, तो पड़ोसी मुल्क पे असर होता है, तो हमारे पर भी उसका असर होगा, भारत पे भी उसका असर होगा, हिंदुस्तान पे भी उसका असर होगा। तो हम इन सब चीज़ों को तसल्ली बख्श धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के हालात क्यों हुए, मैं एक छोटी सी कहानी से इसकी शुरुआत करूँगा। मोहम्मद अब्दुल सलाम, आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये पूरे इस्लामिक जगत में वो आदमी थे जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था, और दुर्भाग्य से ये पाकिस्तान के नागरिक थे। लगभग 1960 से लेकर शायद 74 तक ये पाकिस्तान सरकार के वैज्ञानिक मामलों के सलाहकार थे, और पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम थे उसके फाउंडिंग चेयरपर्सन भी थे। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही अव्वल दर्जे का काम इन्होंने, उम्दा दर्जे का काम इन्होंने फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में किया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका दुर्भाग्य ये था, नाम में तो लिखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल सलाम, लेकिन पाकिस्तान की 90% से अधिक आबादी इनको स्वीकार नहीं करती थी। कारण ये था कि ये गलती से बाई बर्थ दुर्भाग्य से अहमदिया थे। अहमदिया मुसलमान वो होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को भी मानते हैं। तो पाकिस्तान की संसद में बाकायदा एक बिल आया जिसमें यह पारित हुआ कि अहमदिया मुसलमान नहीं है। अब दुर्भाग्य देखिए इस बेहतरीन व्यक्ति का, इस बेहतरीन व्यक्तित्व का, कि जब ये प्रस्ताव पारित होता है तो पाकिस्तान की जनता आती है और इनकी कब्र पे जो लिखा हुआ था मुस्लिम, उसको मिटा देती है, और वहाँ की सरकारें, वहाँ की हुकूमतें और हुक्मरान भी इस मामले में मदद करते हैं। तो एक काबिल इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, जो एक वैज्ञानिक की कदर नहीं करते हैं, उस मुल्क का असर यही होगा। हमारे देश के अब्दुल कलाम साहब को कितनी इज्जत बख्शी जाती है, हर कोई उनके बारे में जानता है, उन पे कोई भी कोई आक्षेप नहीं लगाता। आप इस चीज़ की हिंदुस्तान में कल्पना कर सकते हैं क्या, कलाम साहब के ऊपर कोई एक गलत बात भी बोल दे। यहाँ तो इनकी कब्र की तौहीन हुई थी। तो खैर, पाकिस्तान की जो ये कहानी है उसके पीछे, उसके बनने का जो रीज़न है, उसके जड़ में जो जो बीज है, जो खाद पानी डाला गया था, वो डाला ही नफरत का गया था, और पाकिस्तान आज उसको भुगत रहा है। और ये संकट कोई छोटा संकट नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा संकट है, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पोली क्राइसिस। दुनिया में इतना बड़ा संकट का सामना कोई भी देश नहीं कर रहा है। अब तो सिर्फ उसके ऊपर कुछ रंग रोगन होकर परतें चढ़ी हुई है। इस साल में या अगले साल में पाकिस्तान और भी बदतरीन हालात में पहुंच सकता है अगर वो नहीं संभले तो हम बात शुरू करते हैं अपनी स्लाइड से। हालात है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऐसे हालात किस लिए हैं?
क्यों है और वहाँ पे अब हो क्या रहा है। देखिए कि पाकिस्तान के जो जितने भी संस्थान हैं वो बंट चुके हैं। वो बंट चुके हैं किस, प्रो एंड एंटी, नाम है उस शख्स का इमरान खान। इमरान खान एक वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व बन चुके हैं जिनके आधार पर पाकिस्तान की राजनीति परिभाषित होती है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ न्यायपालिका पे हमला करती है और बोलती है कि ये जो पाकिस्तान की न्यायपालिका में जो जज है वो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो इमरान खान का पक्ष लेते हैं। तो वहाँ की जो न्यायपालिका है वो प्रो इमरान और एंटी इमरान, इमरान के समर्थक या इमरान खान के विरोधियों में बंट चुकी है। क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? आप खुद कल्पना करके देखिए। पाकिस्तान की आर्मी बंट चुकी है। पाकिस्तान में आर्मी के कुछ ऑफिसर इमरान खान के पक्ष में और कुछ इमरान खान के विरोध में। हर संस्था, हर इंस्टीट्यूट, हर एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरीके से बंट चुका है। राजनीति तो खैर बंटी हुई है क्योंकि कुछ इमरान के साथ में और कुछ इमरान के विरोध में। इमरान के विरोधी और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये सीधी बात कहती है, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब है वो 2/3 बहुमत से एक तरफा जीते। पाकिस्तान में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस चरम पे पहुंच चुकी है। तो अब जो संस्थानों में जो अन्य व्यक्ति है जो इमरान खान के विरोधी है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि कैसे न कैसे इस आदमी को हैंडल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि उनकी अर्थव्यवस्था भी बंटाधार हो चुकी है। उनकी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जो उनको सही दिशा में लेके जाए। जनता सड़कों पर है और महंगाई है वो आसमान पर है। जो भी राशन का सामान है, खाद्यान्न का सामान है, तेल है, सब चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। और इससे भी बुरी बात पाकिस्तान के साथ ये हुई कि पिछले साल में पाकिस्तान में एक भयंकर बाढ़ आई थी और बाढ़ भी ऐसी थी कि उसमें जो बारिश थी, बरसात, जो रेनफॉल था वो बताते हैं कि 500 से 700% ज़्यादा था। उस बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका दिया। उत्पादक कार्य बंद हो गए थे और लोग सड़कों पे आ गए थे और पता नहीं कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे, कोई अंदाज़ा नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान न्यायपालिका के संकट से भी गुजर रहा है, पाकिस्तान सेना के संकट से भी गुजर रहा है, पाकिस्तान राजनीतिक संस्थाओं के संकट से भी गुजर रहा है, पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत ख़राब है और जनता में अराजकता की स्थिति है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान एक पॉलिटिक क्राइसिस से गुजर रहा है और जहाँ पे संस्थानों का इकबाल है वो ख़त्म हो चुका है और देश क्या हो चुका है, धुआं धुआं हो रखा है। देखिए आप, जब सेना मुख्यालय के आगे ऐसे धुआं धुआं होगा उस देश के चलने के आसार कितने होंगे। आगे चलते हैं। तो ये हमने एक सरसरी नज़र डाली थी कि पाकिस्तान के हालात क्या है। न्यायपालिका बंट चुकी है, सेना भी बंट चुकी है, राजनीति तो बंटी हुई है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार है, जनता है वो सड़कों पे है और महंगाई क्या है, आसमान पर है और प्राकृतिक आपदा आई हुई है। तो हर जगह से क्राइसिस है, इसलिए इसको बोला जाता है पॉली क्राइसिस। आगे चलते हैं। राजनीतिक हालात क्या है। देखिए, एक हमने डेमोक्रेसी में वो तो सुना ही है, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लेकिन डेमोक्रेसी के ऊपर एक अच्छी लाइन है, डेमोक्रेसी इज ए वर्ब नॉट ए नाउन। लोकतंत्र एक क्रिया है, न कि एक संज्ञा कि 5 साल में चुनाव हुआ फिर काम लग गए। लोकतांत्रिक जो तरीका होता है, सलीका होता है, वो हमें जीवन में भी उतारना पड़ता है। वही डेमोक्रेसी आगे सस्टेन करती है। हमारे पंचायती राज जब इलेक्शन होते हैं तो आप गांव में उस माहौल को देखिए जब लोग उस चुनाव को उत्सव की तरह जीतते हैं। लोकतंत्र हमारे रगों रगों में बैठ चुका है। उसमें कुछ कमियां होगी, हम उसमें सुधार करते हैं और ये हमारा 70 साल का इतिहास भी रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी संकट में है। वहाँ पे 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हैं या 2 गठबंधन लड़ रहे हैं। एक तो 13 पार्टियों का एक गठबंधन है जिसका नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, PDM। ये इसलिए बना था कि इमरान खान को कैसे साइड में किया जाए। इमरान खान की पार्टी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI। इन दोनों की आपस में कसमकस चल रही है। इमरान खान को हटा दिया गया और उनकी जगह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार आई थी और इनके बीच में अब
एकदम खुलेआम जंग चल रही है। अब हो ये रहा है कि इस कसमकस को इसमें न्यायपालिका भी आ रही है, न्यायपालिका अपने फैसले दे रही है। कभी नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, नैब जो पाकिस्तान का संस्थान है एक न्यायपालिका का, बात करेंगे हम, वो इमरान खान के विरोध में दे रहा है और कभी हाईकोर्ट इमरान खान के पक्ष में दे रहा है। ये रसाकसी चल रही है, सेना उसको मॉनिटर कर रही है और सेना सबको अपने हिसाब से साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी भी सेना चुप है, ये कह सकते हैं कि डिफेंसिव मोड में। आगे क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन सेना भी एक एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान में बिना सेना के कुछ भी नहीं हो सकता। इस कहानी को भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए कि अयूब खान, परवेज मुशर्रफ और जिया उल हक, ये तीन जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने आर्मी रूल लगाया था पाकिस्तान के अंदर। और ये इतना खतरनाक आर्मी रूल लगाया था कि कई राष्ट्रपतियों को फांसी की सज़ा मिली और जेल भी हुए। जो आज के पाकिस्तान की राजनीति में दो बड़े राजनीतिक परिवार है, शरीफ परिवार और भुट्टो परिवार, दोनों ने अपने अपने तरीके से आर्मी से लड़ने की कोशिश की और आर्मी ने इनको सबक भी सिखाए थे अपने तरीके से। मतलब आर्मी के एंगल से कह सकते हैं कि उन्होंने सबक सिखाया था। खैर, सेना डेमोक्रेसी में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से उभरने नहीं देती है और इसीलिए वहाँ पे सेना की आलोचना भी होती है। तो पाकिस्तान की जब राजनीतिक हालात की बात होगी तो आर्मी की बात करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दो गठबंधन हो गए, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गया और एक हो गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ये दोनों एक तरफ और आर्मी एक तरफ, ये त्रिकोणीय हो गया। और इस हिसाब से ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पिछले सालों से चल रही है। आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में आगे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जो वर्तमान हालात चल रहे हैं। अभी भी आर्मी है वो इमरान खान साहब के साथ कह सकते हैं कि बार्गेनिंग चल रही है या कुछ बातें चल रही है, बैकडोर से क्या चल रहा है कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो पत्रकार है, वो ये कह रहे हैं कि लगभग अंदाज़ा ये है कि आम चुनाव समय पे नहीं होगा, आम चुनाव समय पे नहीं होंगे और इमरान खान को या तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या इमरान खान को देश निकाला दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ किया जाएगा कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो पार्टी है इमरान खान की, या तो वो नेतृत्व विहीन हो जाए या उसको धड़ों में या टुकड़ों में बांट दिया जाए, ताकि ये पार्टी कमज़ोर हो, फिर चुनाव हो और फिर इसमें से जो पार्टी है 13 पार्टी की, वही चुनाव में शामिल हो और वो सरकारें बनाए। ये मीडिया रिपोर्ट्स का आकलन है कि बड़ा बड़ा ये हो रहा है और इनमें सब में BBC हिंदी से ज़्यादा इनपुट लिया गया है। ठीक है, राजनीतिक अभिजात्य तबके का अर्थव्यवस्था पर एक प्रकार का कब्जा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें दो ही एलिमेंट ज़्यादा है। जो राजनीति में जो अभिजात्य परिवार है, शरीफ परिवार है, भुट्टो परिवार है या कोई और परिवार ले सकते हो, एक तो वो और दूसरा मिलिट्री के एलिट लोग। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था इन्हीं के पास है और इन्होंने ही एक साम्राज्य बना रखा है। बाकी जनता नीचे क्या है, गरीब है, मिडिल क्लास ना के बराबर है। तो इसीलिए क्या होता है कि इकोनॉमी सफ़र करती है। अगर इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म भी करने की कोशिश करे तो ये एलिट क्लास के लोग उसको रोक लेते हैं। ये हम अर्थव्यवस्था में बात करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। तो ये हमने कर लिया राजनीतिक हालात के बारे में बातें। आगे चलते हैं। न्यायपालिका, पहले ही मैंने बात की थी कि मरियम शरीफ ने बोला था कि जज क्या है, इमरान खान के समर्थक है। तो कुछ जज तो इमरान खान के समर्थक है या कुछ जज क्या है, इमरान खान के विरोधी है। न्यायपालिका में वहाँ की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और इसके जो जज है मोहम्मद बशीर, ये अजीब शख्सियत है। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों की सुनवाई की है और जेल में भी डाला है। और मज़े की बात यह है इनकी कि मान लो कि ए प्रधानमंत्री ने इनको नॉमिनेट किया, कुछ समय बाद बी प्रधानमंत्री की सरकार आ गई, तो बी प्रधानमंत्री के कहने पे ये ए वाले प्रधानमंत्री को जिसने इनको नॉमिनेट किया था उसको ये जेल में डाल देते हैं। अब इससे मज़े की बात ये है कि आगे मान लो ए प्रधानमंत्री की सरकार बनती है और ये आदमी जज बना हुआ है तो ये बी वाले को जेल में डाल देगा। लेकिन ये आदमी NAB से प्रशासनिक जज के पद से नॉमिनेट हो रहा है और बार बार लंबा चल रहा है। अब ये क्या कहानियाँ करते हैं, क्या अंदर खाने बात करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन ये एक अजीब शख्सियत है कि पता नहीं कैसे इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। आप देख सकते हैं कि परवेज अशरफ, शाहिद खान अब्बासी, इमरान खान, सबकी ये सुनवाई कर चुके हैं, नवाज शरीफ की भी कर चुके हैं।
एक मायने में पाकिस्तानी न्यायपालिका सशक्त मानी जाती है कि आप सोच के देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को ये जेल में डाल देती है। और न्यायपालिका में भी हमारी न्यायपालिका की तरह एक कमी ये कह सकते हैं कि इसमें भी एलिट कल्चर बहुत है, और पाकिस्तान के तो प्रत्येक इंस्टीट्यूट में एलिट कल्चर है वो ज़्यादा है, हमारे इतना नहीं है। हाँ, न्यायपालिका की एक कमी के तौर पे हम बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की न्यायपालिका खैर सशक्त है और वो देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी जेल में डाल देती है। तो लेकिन अब न्यायपालिका वो बंट चुकी है, या तो इमरान खान के समर्थन में या इमरान खान के विरोध में। आगे चलते हैं। ये है बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रांत है वो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि ये अलगाववाद का गढ़ है, और बलूचिस्तानी लोग ये कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। सेना के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। सेना के ऊपर बात करते हैं, आर्मी के ऊपर। पहली जो बात है वो बात अक्सर हम नोटिस नहीं करते हैं कि 2014 के अंदर एक आर्मी मुख्यालय पे हमला हुआ था, और स्कूल था वो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था। तो वो एक आतंकवादी संगठन ने किया था। तो बात ये है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पोषित किया था, कश्मीर के लिए किया था और अफगानिस्तान के लिए किया था। जब अफगानिस्तान पे रूस ने कब्जा किया था, सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, तो उसका तोड़ निकालने के लिए वहाँ पे भी पैसे लाए गए और हथियार लाए गए। वो आतंकवादी, और जो कश्मीर में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो भी जिस भी जगह वो अलगाववादी है, वो वहाँ की सेना को ही चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की सेना की लाख आलोचनाएं हो, लेकिन एक पाकिस्तान की सेना का अच्छा पक्ष ये माना जाता है कि पाकिस्तानी जो धर्मगुरुओं की राजनीति है वो उसको पाकिस्तानी सेना है वो बर्दाश्त नहीं करती और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। तो पाकिस्तान की सेना जैसे अब आज के हालात है उससे उस चुनौती को भी देख रही है, तो उसके साथ साथ वो धार्मिक जिहादी जो प्रभाव है उसके संकट से भी वो जूझ रही है। अब आप खुद सोच के देखिए कि उनकी आर्मी के जो बच्चे हैं उन पे आतंकवादी हमला करके उनके बच्चों को मार देते हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है सेना के लिए। तहरीक तालिबान एक आतंकवादी संगठन है जो ही पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और ये तो सरेआम सेना को क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इन इलाकों के अंदर जो अलगाववादी बातें पाकिस्तान की सेना के नज़रिए से उठती हैं वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। और बलूचिस्तान तो नो डाउट पाकिस्तान की सरकार के लिए, हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसके साथ कश्मीर तो इनकी रगों रगों में बसा हुआ है। कश्मीर के बिना तो ये ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि सेना भी खुद पोली क्राइसिस से है। सेना किस किस से सुलझे, किस किस उलझनों को सुलझाए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तहरीक तालिबान, कश्मीर, फिर जो धार्मिक जिहादी है वो भी आर्मी के ऊपर अपना होल्ड करना चाहते हैं। अब है क्या कि जो आर्मी के ऑफिसर जिनके ऊपर धार्मिक जिहाद का प्रभाव ज़्यादा है, माना यह जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा इमरान खान के पक्ष में झुके हुए हैं। तो सेना के अधिकारी खुद हो गए इमरान समर्थक और इमरान विरोधी। और इमरान खान का जो पॉपुलिज्म है उसकी आलोचना इस आधार पर भी होती है कि अगर इमरान खान कहीं ना कहीं दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो धार्मिक कट्टरता का एक बहुत बड़ा रूप सामने आएगा, और कहीं ना कहीं दूसरे एस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है पाकिस्तान के वो इसको नहीं चाहते, खासकर सेना, क्योंकि सेना इसको बहुत बड़ी चुनौती मानता है। आगे चलते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे दो मुख्य एलिमेंट का कब्जा, एक तो पॉलिटिकल एलिट और एक आर्मी एलिट, और यही पाकिस्तान की इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। इनका एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उस इकोसिस्टम में पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी दीक्षा देते हैं, बाकी जनता जाए बाढ़ में। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था, कर्जा ही कर्जा, हर जगह से इन्होंने कर्जा ले रखा है। अमेरिका से भी कर्जा ले रखा है, यूरोप से भी कर्जा ले रखा है, चीन से भी कर्जा ले रखा है, IMF से भी कर्जा ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा ले रखा है, सब जगह से जहाँ से मिले कर्जा ले रखा है। इसीलिए डेविड कैमरून जो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात बोली थी कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है, लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान एक सफल राष्ट्र है क्योंकि उसने यूरोप और अमेरिका को हमेशा बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ बनाने में, हमें बेवकूफ़ बनाने में पाकिस्तान अपने आप में एक सफल राष्ट्र है। पाकिस्तान को जैसे ही मौका मिला पाकिस्तान ने मूर्ख बनाया। कोल्ड वार में उसने वैसे अमेरिका से पैसे लिए,
फिर उसके बाद में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आता है तब उसने पैसे लिए, पैसे भी ले रहा है, हथियार भी ले रहा है, और नीचे नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है और उनके हित भी पूरे नहीं हुए। लास्ट में अमेरिका ने बोला कि नहीं, आप हमारा काम नहीं कर रहे हो। कितने कितने पैसे की उन्होंने लूट मचाई है। आपको मैं बताता हूँ कि आईएमएफ से 22 बार बेल आउट पैकेज मिल चुका है सिंस 1959 1959 से 22 बार बेल आउट पैकेज आईएमएफ से, और अब ये फिर कटोरा लेके खड़े हैं कि हमें कुछ दे दो। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि बात ऐसी है भाई साहब, हम आपको कुछ देंगे तब देंगे जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को हमारे अनुसार चलाओगे। अब आप कुछ तो ले लोगे, फिर आप अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाओगे। और यही सबसे बड़ा जो जड़ में संकट है वो उसका कारण अर्थव्यवस्था है। और ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि पिछले साल बाढ़ से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब आईएमएफ की शर्तें ये होती है कि आपकी जो भी इकोनॉमी है या जो एनर्जी सिस्टम है वो उसका एलपीजी करो, मतलब लिबरलाइजेशन करो, प्राइवेटाइजेशन करो और उसका ग्लोबलाइजेशन करो, मतलब उसका निजीकरण करो। अब अगर निजीकरण होगा तो जो सब्सिडी मिल रही है वो बंद हो जाएगी। सब्सिडी अगर बंद हो गई तो फ्यूल महंगा हो जाएगा, खाने पीने का सामान महंगा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। अगर ये सब महंगा होगा और जनता इसके विरोध में सड़कों पे आएगी तो इमरान खान इनका नेता बनने के लिए तैयार है। फिर जनता वापस सड़कों पे, इमरान खान फिर अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देगा। ये एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति पाकिस्तान सरकार के सामने आज आ चुकी है। बाढ़ से बहुत मोटी तबाही हुई। आईएमएफ की माने तो बिजली और पेट्रोल महंगा हो जाएगा। आईएमएफ कह रहा है आपकी एनर्जी और इकोनॉमी को व्यवस्थित करो और सब्सिडी को कम करो। अगर कम की तो इमरान खान साहब तैयार हैं, कम नहीं की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अब तो आईएमएफ अपनी शर्तों में ये कहने लग गया कि आप अपने रक्षा बजट को कम करो और मिसाइल जो लॉन्ग रेंज का मिसाइल प्रोग्राम है उसको बंद कर दो। और पाकिस्तान तो इस बहाने ही तो जनता को बुलाता है कि देखो हमारी मिसाइल, देखो हमारे परमाणु बम, देखो। अब पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु बम है। अब उसी के ऊपर संकट आ गया कि आपको कर्जा तभी मिलेगा जब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल जो प्रोग्राम है उसको क्या करोगे, बंद करोगे। हालांकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये कहा था कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बात ये है कि हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आर्थिक हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आईएमएफ कह रहा है कि आप ये सब क्या करो, बंद करो। और पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें ये है कि लगभग 1 महीने का ही आयात हो सकता है। तो हर जगह से आर्थिक हालात है वो जर्जर हो चुके हैं। आगे चलते हैं। खाना महंगा, पानी महंगा, राशन महंगा, सस्ता क्या है पाकिस्तान में? सिर्फ जान और माल सस्ता है और पाकिस्तान में कुछ नहीं। पाकिस्तान की इमेज एज ए नेशन इतनी खराब हो चुकी है कि विदेश में न तो इनका आयात हो रहा है न निर्यात हो रहा है। मतलब आयात तो हो सकता है लेकिन जो आर्थिक जो वस्तुओं का लेन देन है वो बहुत ही कम हो रहा है। एज ए नेशन इनकी इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो आर्थिक गतिविधियां नहीं हो रही तो अर्थव्यवस्था और ज़्यादा खराब। 22 बार बेल आउट का मैंने आपको बता दिया था। एक स्थिति और है कि जैसे मैंने ये बोला कि अगर आईएमएफ अपनी शर्तें लगाता है तो चीज़ें महंगी हो जाएगी क्योंकि सब्सिडी बंद हो जाएगी। अगर मार्केट ओपन करता है तो पाकिस्तान का जो रुपया है जो लगभग अब 280 से ऊपर है, अगर बाजार को और खुला कर दिया तो पाकिस्तान रुपया है वो और ज़्यादा लुढ़क जाएगा। हो सकता है कि ये 280 की जगह 2800 पहुंच जाए, क्योंकि अभी तो इसको पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने, पाकिस्तान सरकार ने कैसे न कैसे करके कंट्रोल कर रखा है और आईएमएफ चाहता है कि इसको खोलो। तो अगर आईएमएफ की शर्तें न मानी तो कर्जा नहीं मिलेगा, कर्जा नहीं मिलेगा तो ये दिवालिया घोषित हो जाएगा, और अगर मान ली तो पाकिस्तान का रुपया लुढ़क जाएगा, सब चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो किया क्या जाए? और जबकि राजनीतिक हालात ये है कि एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके हैं। सेना का, सुप्रीम कोर्ट का इकबाल है वो भी संकट में आ चुका है। उनकी जो वैधता है, लेजिटिमेसी है, उसको भी चैलेंज कर रही है आम जनता सड़कों पे आके। आगे चलते हैं। अब क्या होगा? अब बात यह है कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है कि उसने चीन से भी कर्जा ले रखा है, अमेरिका से भी ले रखा है और आईएमएफ से भी ले रखा है, और जिन जिन से कर्जा ले रखा है वो अपनी मांगे मनवाएंगे। अब दुनिया में माना यह जाता है कि दुनिया में चल रहा है कोल्ड वॉर 2, अमेरिका और चीन के बीच में। अब पाकिस्तान उनके बीच में है।
अमेरिका की एक प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको उसको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान की मदद नहीं की तो पाकिस्तान कहीं पूरे का पूरा चीन की तरफ ना चला जाए। पिछली बार, पिछले 2 या 3 साल पहले इमरान खान ने एक संकेत दिया था अमेरिका को कि आप थोड़ी मदद कीजिए, मतलब वापस जो अमेरिका के साथ उनके संबंधों को सही बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये है कि अगर अमेरिका कुछ देगा, अमेरिका नो डाउट अपने हिसाब से काम करवाएगा, चीन तो करवा ही रहा है। तो अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट श्रीलंका जैसे आ सकता है। और जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में बाल्कन देशों के अंदर जो नरजातीय संकट आया था, विभिन्न नस्लों के लोग आपस में लड़ने लग गए थे, यही पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं। क्योंकि बलूचिस्तान अलग कह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग कह रहा है, और पाकिस्तान में ये माना जाता है कि पंजाब जो राज्य है उसका डोमिनेंस ज़्यादा है, वहाँ की राजनीति का डोमिनेंस ज़्यादा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था का भी डोमिनेंस ज़्यादा है। तो जो दूसरे स्टेट है वो इस बात के लिए बुरा फील करते हैं। तो नरजातीय संकट बढ़ गया ना अपने आप। और धार्मिक संकट, मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान में जो धार्मिक जिहाद के तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इवन इस्लामिक देशों में सबसे ज़्यादा धार्मिक जो जिहादी एलिमेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के हालात श्रीलंका, बाल्कन देशों और लेबनान जैसे हो सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों में फंसा हुआ है जिसके सॉल्यूशन है वो बहुत ही कम प्रतीत होते हैं। और पाकिस्तान एक बारूद के ढेर पे जैसे बैठा हो। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद की फैक्ट्री तैयार की थी, वो जो मिसाइल बनाई थी, वो मिसाइल खुद उसकी ओर आ चुकी है। और दुनिया में पाकिस्तान नेशन का जो नाम है, वो छवि है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का जो विश्वास है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे चलते हैं। भारत के लिए क्या खतरा है? देखिए, बात यह है कि जब पाकिस्तान का बनना हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था, तो ये था कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बने, लेकिन जब जिन्ना का इतिहास पढ़ोगे तो पता है वो एक इस्लामिक स्टेट मांग रहे थे। और उनका एक सपना था कि हम एक ऐसा इस्लामिक देश बनाएंगे जो मतलब बहुत अलग होगा, एक नया मदीना बनाएंगे। ये हालांकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। 2014 में एक बुक आई थी, रिक्रिएटिंग द न्यू मदीना। लेकिन 2018 में इमरान खान ने खुद अपने एक तकरीर में, भाषण में कहा था कि मैं पाकिस्तान को नया मदीना बनाना चाहता हूँ जहाँ पे लोक कल्याणकारी कार्य ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं बात वो ही है कि इमरान खान अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो इस्लामिक पॉपुलिज्म का जो एक मॉडल आता है उसमें पूरा चांस है कि मुल्ला मौलवियों और इनका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भारत के लिए सबसे बड़ा संकट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सेना की लाख आलोचनाएं हो, लेकिन कम से कम सेना का ये है कि सेना जो जिहादी तत्व है उनको कंट्रोल करती है। ये बात शेखर गुप्ता ने अपने एक आर्टिकल द प्रिंट में भी इस बात को लिखा था। ठीक है, तो इमरान खान के लिए ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट जो बहुत सारे बुद्धिजीवी और विश्लेषक है वो मानते हैं। ठीक है, इमरान खान का धार्मिक लोग लुभावनवाद, कम से कम सेना धार्मिक जिहादियों पर नियंत्रण तो रखती है, ये बता दिया। अब होगा क्या? बात ये होगी कि मान लो कि पाकिस्तान पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, तो वहाँ की जनता को खुश करने के लिए वहाँ के जो नेता है वो एंटी इंडिया फीलिंग चलाएंगे। कश्मीर पे कोई भाषण देगा, ये कर देंगे, भारत को वो कर देंगे, हमारे पास परमाणु बम है, ऐसे वैसे। अगर वहाँ पे चलेगा तो सीधी सी बात है कि भारत में भी एंटी पाकिस्तान फीलिंग चलेगी। अब यही तो दक्षिण एशिया की समस्या रही है कि हम आपस में उलझते रहे। अब देखिए कि दक्षिण एशिया में जितने देश हैं, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और जो भी देश है, हमारा आपस में तो ट्रेड कम होता है, बाकी दूसरी दुनिया के साथ हमारा ट्रेड ज़्यादा होता है। अगर मान लो कि ये ट्रेड आपस में ही हो तो एक तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े, और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े तो दूसरी दुनिया से हमारा जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़े, तो दक्षिण एशिया का पूरा भला हो। इसीलिए सार्क बनाया था। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान अटक जाता है। पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। इससे पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है और पूरे साउथ एशिया रीजन का भी नुकसान हो रहा है। और सीधी सी बात है कि इससे अन्य बातें ज़्यादा हावी हो जाएगी और जो विकास और डेवलपमेंट का मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत पीछे रह जाएगा। अब पाकिस्तान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो यकीनन भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे वो अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात याद आती है कि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते।
अब जैसा भी पड़ोसी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ के हालात कुछ सही हो, ताकि ये जो टूटा फूटा पाकिस्तान या जर्जर पाकिस्तान है वो हमारे सामने न आए। अगर हालात पूरे ख़राब रहते हैं तो सीमा पार आतंकवाद फिर बढ़ सकता है। क्यों? फिर मैं वही बात कहूँगा कि धार्मिक जिहादी तत्व है, उनके पास शक्ति ताकत ज़्यादा आ जाएगी। न्यूक्लियर पावर अगर मान लो कल को जिहादी और धार्मिक तत्वों के पास में आ जाए तो यकीनन भारत उसमें निशाना बन सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, इस पूरे जो हमने जो डिस्कस किया था उसका अंतिम लबोलुआब यही है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा पेड़ बोया था, और वो यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। पाकिस्तान ने खुद जहर बोया था, वो जहर एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, और उस जहर को आज पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की न्यायपालिका खुद झेल रही है। और दुर्भाग्य से कि ऐसा बदतरीन या बुरा पड़ोसी होने के नाते हम भी उसको भुगतते हैं, और कश्मीर में और बहुत सारी जगह पे हम इसके दुष्परिणाम देखते हैं। साथियों, धन्यवाद, आप सबने इतना वक्त दिया, आपने इस चर्चा को सुना। आप लक्ष्य RS के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। हमारी विश्व इतिहास की जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ रही है, और औद्योगिक क्रांति के ऊपर एक वीडियो आने वाला है। आप उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एहतराम, शुक्रिया, राम राम।